हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के लिए आज हम देखेंगे अंकित भाटी सर की जो लेटेस्ट बुक आई है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने आपको 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इन 8 क्लासों की लिंक आपको मिल जाएगी। 8 प्रैक्टिस सेट की लिंक है तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं। साथियों, आपको हर एक प्रैक्टिस सेट मेरे साथ लगाना है। शाम के टाइम ध्यान रखिएगा, दोपहर में मैं आपको अंकित भाटी सर की किताब से प्रैक्टिस करा रहा हूं और शाम के टाइम में आपको घटना चक्र, ध्यान रखिएगा, घटना चक्र का प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर और सही समय पर मिलता रहे। क्लास को एक बार लाइक कर दें फटाफट और एक बार शेयर कर दें। अब मैं आज की क्लास का आगाज करता हूं। कौन सा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। तो ध्यान रखिएगा, जो वेद है धार्मिक अनुष्ठानों से जो संबंध रखने वाला वेद है वह है साथियों यजुर्वेद। ऑप्शन बी। अगर ऋग्वेद की हम बात करते हैं तो यह सबसे पुराना वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। अगर आपसे पूछ लेगी संगीत की जानकारी या संगीत से संबंधित कौन सा वेद है तो साथियों वह सामवेद होता है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, सारे पॉइंटों को आपको लिखते हुए चलना है। दूसरे प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को जो कहा जाता है उसको कहते हैं साथियों अगम सूत्र या आगम सूत्र। क्या कहते हैं? अगम सूत्र या आगम सूत्र कहा जाता है। दैट्स योर आंसर। आइए तीसरा प्रश्न देखिएगा, प्राचीन भारत में 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। यह जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय के अलावा और किस ग्रंथ से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भगवती सूत्र ग्रंथ से हमें मिलती है। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न देखिएगा साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? ध्यान रखिएगा, किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो यह मिलता है साथियों किसमें? ध्यान रखिएगा, भानुगुप्त का एरण शिलालेख में। किसमें? भानुगुप्त का एरण शिलालेख में मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कंदरिया महादेव का निर्माण का मंदिर करवाया था चंदेल शासकों ने। ठीक है, ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थीं? बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन महमूद शाह की। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा सातवां, अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 में किसके विरुद्ध लड़ा था? तो यह युद्ध लड़ा था साथियों किसके विरुद्ध? पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा था। किसने? अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में। आइए गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? क्लास फटाफट लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डेली सुबह शाम क्लासों का जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, अभी आपको करंट अफेयर्स भी कराना है तो विशेष ध्यान रखिएगा साथियों। सारे प्रश्न आप लोग इकट्ठे ढंग से सुन के जाइएगा। इन्हीं किताबों में से आपका सिलेक्शन साथियों, जो आपका टारगेट है वो अब टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, इन 2 किताबों के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग मेरे साथ। क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ किया था साथियों किसने? लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, कब किया था? अगर आपसे पूछ ले कब किया था तो किया था साथियों 1893 में। ठीक है, गणेश महोत्सव 1893 ईस्वी में किया था लोकमान्य तिलक ने। कब? 1893 में। अगर आपसे पूछ ले शिवाजी महोत्सव कब किया था तो वह भी लोकमान्य तिलक ने किया था और शिवाजी महोत्सव का किया था 1895 में। ठीक है, दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। आइए
सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष डैश 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 में हुआ था। कब हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का हुआ था कब? ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी 1897 में। आइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ में भारत के किन क्षेत्रों का सम्मिलन उनके नरेश की इच्छा पर निर्भर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, देशी रियासतों का। ठीक है, आइए, 1 डिग्री अक्षांश लगभग डैश 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 किलोमीटर के बराबर होता है, तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है 1 डिग्री अक्षांश। आइए देखिएगा, इस प्रश्न को बताना है आपको कि निम्नलिखित में से देश राजधानी का कौन सा युग्म सही है। सही युग्म आपको बताना है। तो फ्रांस की जो राजधानी होती है वह साथियों, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यह तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की होती है कैनबरा, यह भी गलत है। तो भैया दोनों गलत है, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, एक में दोनों में से एक भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर पूछ ले मैड्रिड किसकी राजधानी है, तो मैड्रिड साथियों कहाँ की है? मैड्रिड स्पेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और साथियों फ्रांस की क्या है? पेरिस। सारी राजधानियां याद करके जाइएगा, एक प्रश्न आपसे पूछ लेगा। आइए, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है साथियों कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी पर जाएंगी, भूमध्य सागर में। ठीक है, ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, यदि हुआंग हो नदी चीन का शोक है तो बिहार की नदी कौन सा शोक है? देखिए, यदि हुआंग हो नदी चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो आंख बंद करके मार दीजिएगा कोसी नदी, और स्टार लगा के इस प्रश्न को छाप लेना, क्योंकि कई बार यूपी SSC द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। आइए, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो काजू उगाने के लिए होती है दोस्तों लाल लैटेराइट मृदा। ठीक है, लाल लैटेराइट मृदा। आइए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो जो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है साथियों, ऑप्शंस के हिसाब से भारतीय स्टेट बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। आइए, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भैया यह हस्ताक्षर होते हैं किसके? ऑप्शन ए, केंद्रीय वित्त सचिव के। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, आजादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा कर सुधार कौन सा है? तो वस्तु एवं सेवा कर, GST। अगर आपसे GST पूछ ले, GST कब से स्टार्ट किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 से GST स्टार्ट होता है। संविधान का 101वां संविधान संशोधन GST लागू करता है। दैट्स योर आंसर। सारे प्रश्न बताए। सबसे पहले अगर आपसे पूछ दे कहां GST लागू हुआ था, तो सबसे पहले GST लागू हुआ था साथियों फ्रांस में। सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवा दिए। आइए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, इसको देखिएगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित है? देखिए, मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी, इसमें कोई दोहराए नहीं है, तो यह वाला सही हो जाएगा। स्टार्टअप ऑफ इंडिया अप्रैल 2016 नहीं, यह अगस्त 2015 में शुरू की गई थी। अगस्त 2015 में शुरू की गई थी स्टार्टअप इंडिया। अगर स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो यह जनवरी 2016 में नहीं बल्कि अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी। और राष्ट्रीय विनिर्माण नीति यह 4 नवंबर 2011 को शुरू की गई थी। तो इस हिसाब से पहला और डी राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित है तो यह ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग। दैट्स योर आंसर। आइए, मैं गोली की तरह आपको रिवीजन करा रहा हूं, बस आप लोग चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। 1885 में डैश 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 के उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया। यह राष्ट्रों के लिए उपभोक्ताओं और उपभोक्ता वकालत समूहों की सुरक्षा के उपायों को अपनाने का एक उपकरण था। क्या था उपकरण साथियों? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से नंबर का प्रश्न है? आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको इसका ऑप्शन दिखाता हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखिए भैया, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों और संबंधित अनुशंसाओं को सुमेलित कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति, यह बलवंत राय मेहता समिति
कौन सी होगी? पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की मांग की गई थी। इसमें अशोक मेहता समिति में पंचायतों के द्विस्तरीय ढांचे की मांग की गई थी। तो पहला का ए का दूसरा और बी का तीसरा और सी का तीसरा। ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा और सी का हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक। एल सिंघवी समिति में कहा गया था। यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोग इस प्रश्न को चाहें तो। ठीक है, इसका ऑप्शन इस हिसाब से हो जाएगा, ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग साथियों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। आइए देखिएगा, इसका सी ही है ना, कौन सी नंबर का? 21 का सी एकदम राइट है। आइए देखिएगा अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भैया 22 भाषाएं हैं। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है, एकदम सही है। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के 36 से 51 में है, एकदम सही है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया, एकदम सही है। तो क्या ऑप्शन डी सही नहीं हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का। 24 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 224 के अंतर्गत यह सब कहा गया है। क्या भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? आर्टिकल 224 के तहत। ठीक है, आइए वित्त आयोग एक निकाय है किसका? वित्त आयोग जो निकाय है यह साथियों किसका है? वित्त आयोग। आर्टिकल 280 में बताया गया इसका वर्णन, इसका उल्लेख वित्त आयोग का आर्टिकल 280 से संबंधित है। बात करते हैं तो यह किसका निकाय है? वित्त आयोग। वित्त आयोग साथियों निकाय है अर्ध न्यायिक व सलाहकारी का। किसका? अर्ध न्यायिक व सलाहकारी का। अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट, 5 प्रश्न बचे हैं जो साइंस के। उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो उसका नाम है साथियों, ऑप्शन बी पर जाएंगे, जेम्स चैडविक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह साथियों न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिएगा अगला प्रश्न, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो इसका अधिक सामान्य नाम है शुष्क बर्फ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो गोबर गैस का प्रमुख घटक है मीथेन। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को। आज 30 प्रश्न मैंने आपको कराए। टारगेट अपना जरूर बताएं कितना आप लोग सही कर पाए, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखें, मिलते हैं शाम को घटना चक्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।